कंपाउंड की बात है। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल होता है। कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो अब हम पहले देखते हैं कि कार्बन हमें कहां कहां पे मिलने वाला है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन अर्थ क्रस्ट पे भी मिलता है और कार्बन हमें एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। अगर एबिलिटी की बात करते हैं तो कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट पर 0.02% पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.03% पाया जाता है। तो देखिए अब हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा इस चैप्टर में आता है एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड टू इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में भी है, अर्थ क्रस्ट पर भी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पाया जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो अर्थ क्रस्ट पे कार्बन पाया जाएगा वो होगा 0.02% और एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा 0.03%। उससे आगे अगर हम बात करें तो कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, इन सभी के अंदर भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन लाइक ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट पे पाया जाएगा, तो अर्थ क्रस्ट पे किसकी फॉर्म में हमें मिलता है, तो अर्थ क्रस्ट पे जो कार्बन हमें मिलेगा वो मिलेगा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में। कार्बन फाउंड इन फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस, इसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। कार्बन एटमॉस्फेयर में 0.03% है, तो वो एटमॉस्फेयर में हमें किस फॉर्म में मिलेगा, तो कार्बन एटमॉस्फेयर में जो मिलता है वो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, कार्बन वैसे तो बहुत कम मात्रा में है, जैसे अभी बताया मैंने 0.02% है, लेकिन मोस्टली चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, कार्बन के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड वो बनाते हैं जिन जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये बात मैं क्लियर किए देता हूं कि कार्बन के अंदर कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2,4। इसके पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर C4 माइनस एनायन चार्ज आएगा, इसके ऊपर C4 माइनस एनायन चार्ज आएगा। और जो इसका न्यूक्लियस है उसके पास है 6 प्रोटॉन, तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा, इस वजह से 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। तो दूसरी बात आती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो देने के बाद C+4 कैटायन चार्ज आएगा। उन 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इससे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है और शेयरिंग करने के बाद एक बॉन्ड बनाता है। और वो बॉन्ड जो बनता है उस वाले बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो ना तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए ना 4 इलेक्ट्रॉन दिए। तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो केमिकल बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है किसी भी 2 एटम के बीच में। 2 एटम के बीच में जैसे ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो शेयरिंग होने से एक बॉन्ड बनेगा, जिस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इस बॉन्ड को नाम देंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे हम 3 टाइप्स के समझेंगे। फर्स्ट है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले जो बात करनी है वो हमें करनी होगी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड से, फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 बॉन्ड
जो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने हैं। एक एटम है, एक दूसरा एटम है, दो एटम है, एक एटम ये है, मान लो एक एटम ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देता है। तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो द शेयर ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कहीं पे एटम एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ये है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और कहीं पर अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो उस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे ये है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम कह रहे हैं बॉन्ड हमारे थ्री टाइप्स के होंगे, सिंगल, डबल, ट्रिपल। आपको समझ में आया होगा सिंगल कब बनता है, जब एटम एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो। डबल कब बनता है, जब एटम एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो, दो एक के। अगर एटम एटम के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो वहां पे बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम इनके एग्जांपल समझते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल क्या है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वही बनेगा जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। सपोज दैट हम एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और उसका देखते हैं उसके पास एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो हम कहते हैं कि H2 मॉलिक्यूल वहां पे बनता है। तो वहां पर भैया एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो आएगा वो आएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 1, it has one valence electron, it needs one electron more to attain stability. So two hydrogen atoms share one pair of electrons resulting in the formation of single covalent bond in hydrogen molecule. समझते हैं, जैसे मान के देख लीजिए कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जो है एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो जैसे ये एक हाइड्रोजन हो गया और ये एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ऐसे हमने इसको डैश कर दिया, तो सिंगल डैश जो दिखा रहा है ये क्या दिखाएगा, ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो H2 मॉलिक्यूल बना, इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब हम ऐसे ही डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर आएगा जहां पे शेयरिंग दो दो इलेक्ट्रॉन की हुई हो, और दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वहां पर हो सकती है जहां पर दो वैलेंसी 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो, और दो जैसे हम एग्जांपल लें वहां पे ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। 2,6 है तो उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हुए, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलता है और मिलने के बाद दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। तो वहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6, इट हैज 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, it needs 2 electron more to attain stability. So, 2 oxygen atoms share 2 pair of electrons resulting in the formation of double covalent bond. यहाँ पे हम बात समझ रहे हैं, ऑक्सीजन जब भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही होंगे। वैसे तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 है, तो वही यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम सेकेंड वाला ले लेते हैं। सेकेंड वाला ऑक्सीजन एटम हमने लिया, उसके पास भी अपने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे 1, 2, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए तो इसके पास कितने बच गए, 4 अपने खुद के। ऐसे इसने 2 शेयरिंग में दे दी तो इसके पास भी कितने बच गए, 4। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों का ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट। 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद इसके पास है, 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद इसके पास है। तो हमने यहाँ पे देखा इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इस वजह से O2 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड आया।
ऐसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वहां पर बनेगा जहां पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो दो एटम के बीच में। जैसे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो वो कितना आएगा 2,5 आएगा। अब 2,5 आता है तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और N2 मॉलिक्यूल बनाएगा। N2 मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन के पास दोनों नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तो वहां पे उनमें पाया जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन है और इसके पास अपने 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों ही 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। दोनों ही 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3। अब इसमें इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3 शेयरिंग में दे दिए, तो कितने बच गए इसके पास 2। ऐसे यहाँ पे इसके पास 5 थे, इसने अपने 3 शेयरिंग में दे दिए, कितने बच गए 2। अगर अब हम देखें तो ये वाला नाइट्रोजन भी ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। तो इन दोनों नाइट्रोजन ने कितने की शेयरिंग की है 3 की शेयरिंग की है। इस वजह से इन दोनों के बीच में आ जाएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम कहेंगे N2 मॉलिक्यूल के पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसी में ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाती है, कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो जब हम किसी की भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो उसमें उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही यूज किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम मिथेन मॉलिक्यूल की डॉट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अगर हम मिथेन मॉलिक्यूल की डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो हम मिथेन की डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसके अंदर एक कार्बन हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन हो गया ये, और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 1 2 3 4। अब क्या है इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की इन्होंने यहाँ पे शेयरिंग कर लिया है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन एक की शेयरिंग कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ शेयरिंग कर रहा है। तो सारे के सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, मिथेन की। अब जैसे इनकी डॉट स्ट्रक्चर होती है तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है और हाइड्रोजन का डबलेट होता है। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसके पास भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल। कार्बन की बात करूं तो 4 तो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगी मीथेन की। उससे आगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं इथेन की। तो इथेन की अगर मैं बात करूं तो पहले इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में शेयरिंग होगी एक एक इलेक्ट्रॉन की, एक कार्बन मान लो एक और एक ये कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे भैया ये कार्बन पहले ये वाला कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक एक की दोनों ने शेयरिंग कर ली। अब एक इसने शेयरिंग में यहाँ पे दे दिया तो बाकी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ऐसे ही ये इसने एक शेयरिंग में इधर दे दिया तो इसके पास भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अब इन तीनों की शेयरिंग ये किससे कर लेगा, अब ये तीनों की शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन से, ये तीनों की शेयरिंग कर लेगा हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन से यहाँ शेयरिंग हो जाएगी, यहाँ पे 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 और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन से यहाँ पे शेयरिंग कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, इसके पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका डबलेट कंप्लीट, और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हर एक कार्बन के पास। तो ये इथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगी। ऐसे ही हम डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है CO2।
तो ये हुआ हमारा कार्बन। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की इधर शेयरिंग करेगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहाँ पे शेयरिंग में दे देगा, बच गए इसके पास 4। ये भी कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो इस कार्बन के 2 हो गए हैं, 4 के 4 एडजस्ट, 2 इधर दे दिए, 2 इधर। इस ऑक्सीजन ने भी 2 शेयर करा दिए, बाकी 4 यहाँ पे हो गए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2। तो आपको जो डॉट स्ट्रक्चर अपने आप बना के देखनी है वो बनानी है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ S8 और H2S। ठीक है, तो सभी बना के देखेंगे S8 और H2S की डॉट स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको बताई है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, जो है अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है वो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला, बहुत बड़ा कंपाउंड, एक बहुत बड़ी चेन का कंपाउंड बना सकता है, क्योंकि कार्बन के पास 2 वर्सेटाइल नेचर पाए जाते हैं। कार्बन जो है वो 2 वर्सेटाइल नेचर रखता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा फॉर्मूला और बहुत बड़ी चेन बना सकता है। अब ये 2 वर्सेटाइल नेचर क्या है, एक होता है कैटिनेशन और एक होता है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन जो है वो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला और एक बहुत बड़ी चेन बना सकता है। ठीक है, तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी 2 है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब बात आती है कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन किसे कहते हैं। कैटिनेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको कैटिनेशन की डेफिनेशन पढ़नी है। तो कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन एक कार्बन की एबिलिटी है। कैसी एबिलिटी है कि कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर देन 3 मिलियन। बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, 3 मिलियन से भी ज्यादा है। इट इज मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट, दिस इज बिकॉज कार्बन एटम कैन फॉर्म। ये एबिलिटी है कैटिनेशन एबिलिटी। अगर बोला जाए कैटिनेशन एबिलिटी लिखो या कैटिनेशन प्रॉपर्टी लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखो, तो आप ये वाली लिखोगे, कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन, ब्रांच एंड क्लोज चेन। तो एक कार्बन जो होता है उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। सिंगल बॉन्डिंग भी कर सकता है, डबल बॉन्डिंग भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी कर सकता है। मतलब कि कार्बन अपने आप कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है कि कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना सकता है, उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है, और इस एबिलिटी को ही क्या नाम दिया गया, कैटिनेशन। और दूसरी वाली है टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसी होना, वो 4 अलग कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और बाकी दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। उसकी टेट्रावैलेंसी का मतलब है उसकी वैलेंसी, उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 होना, कि वो 4 कार्बनों से और बॉन्ड बना सकता है, अलग अलग कार्बनों से बॉन्ड बना सकता है, और बाकी दूसरे एटम से भी वो बॉन्ड बना सकता है। तो ये 2 इसकी एबिलिटी होती है, 2 प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा फॉर्मूला और चेन बना सकता है। कौन कौन सी, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी की वजह से वो बहुत बड़ा फॉर्मूला और चेन बना रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। जो भी ये कार्बन कंपाउंड बनेंगे, ये कार्बन कंपाउंड हमारे, इनको क्लासिफाई किया गया 2 टाइप्स में। फर्स्ट, जो इनकी पहली वाली क्लास है वो है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और दूसरी वाली जो है वो है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और हमने ये देखा कि ऐसा नहीं है कि जो कार्बन है उनके अंदर कुछ हाइड्रोजन भी पाए जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन 2 होते हैं, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे वो है हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम हाइड्रोकार्बन की बात समझेंगे, और फिर जैसा मैंने बताया हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। फिर हम बाद में समझेंगे सैचुरेटेड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन उनको क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, एक सैचुरेटेड और दूसरे वाले अनसैचुरेटेड। आइए अब हम समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए। जहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, या उसको हम कह सकते हैं एल्केन। तो एल्केन एक क्लास है, एक ग्रुप है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड
पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं पहले बात करूं एल्केन की, तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड पाया जाएगा? सिंगल। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ठीक है, जैसे मान लो इसका मैं एक एग्जांपल लूं, वो है मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये इसके एग्जांपल। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो एंड हो रहे हैं ANE से। तो जो ANE से एंड हुआ हमने बोल दिया कि वो है एल्केन, और वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये 4 कार्बन का कोई कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? एल्केन। और जो एल्केन है उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनको भैया नाम दे रहे हैं क्या? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप समझ चुके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो एल्केन है, इस एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला, एल्केन ग्रुप का अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में कि एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। मतलब जितने उसके अंदर कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा उसके अंदर होंगे हाइड्रोजन। इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो फर्स्ट मेंबर होता है मिथेन, फर्स्ट मेंबर होता है मिथेन जिसका फॉर्मूला है CH4। अगर सेकंड मेंबर की बात करूं तो इसी ग्रुप का सेकंड मेंबर होता है इथेन जिसका फॉर्मूला है C2H6। बाकी डिटेल में हम इसको और बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझे हैं कि एल्केन मतलब जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, और एल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है, अगर कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड पाया जाए, मल्टीपल बॉन्ड कैसा? मल्टीपल मतलब या तो डबल बॉन्ड पाया जाए या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उन हाइड्रोकार्बन को हम नाम देते हैं, वो होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए देख लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कहानी। हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने बोला था मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में दोनों आएंगे, डबल या ट्रिपल। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल है तो वो भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल है वो भी क्या होगा? अनसैचुरेटेड। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह ही डबल हो या हर जगह ट्रिपल हो, कहीं पे भी अगर एक जगह पे भी है डबल और बाकी हर जगह पे सिंगल है तो भी हम उसको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ही नाम देंगे। एक जगह पे ट्रिपल है बाकी हर जगह सिंगल है एक पूरे कंपाउंड के अंदर, तो भी उसको नाम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही दिया जाएगा। तो जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो होता है सैचुरेटेड, अगर डबल और ट्रिपल है वो होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के अंदर 2 ग्रुप आते हैं, एक तो आता है एल्कीन और एक आता है एल्काइन। एल्कीन वो होते हैं जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, कहीं पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको हम नाम देंगे एल्कीन। और एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। मतलब जितने कार्बन है उसके दुगने उसके हाइड्रोजन होंगे, और वो ये हमारा एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। इसका जो फर्स्ट मेंबर है, इसका फर्स्ट मेंबर इथीन होता है, मिथीन कुछ नहीं है, मिथीन कुछ नहीं होता है, इथीन होता है। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथीन है, सेकंड मेंबर प्रोपीन है। तो इथीन का फॉर्मूला C2H4, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। प्रोपीन का फॉर्मूला C3H6, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों के दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एल्काइन की, तो एल्काइन वो होगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा। तो जो एल्कीन है वो किससे खत्म हो रहा है? ENE से। एल्काइन होते हैं YNE से। अगर एल्काइन का मैं जनरल फॉर्मूला देखूं तो इसका जनरल फॉर्मूला एल्काइन का होता है CnH2n-2, और इसका जो फर्स्ट मेंबर है, जो भैया इसका फर्स्ट मेंबर है वो है इथाइन। फॉर्मूला है C2H2। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो C ट्रिपल बॉन्ड C H और H। सेकंड मेंबर है प्रोपाइन, प्रोपाइन फॉर्मूला है C3, दुगने करोगे तो 6 आएंगे उसमें से 2 घटाओगे, C3H4S।
ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला कार्बन पूरा हो गया, 3 इधर 1 इधर और ये S, तो C2H4 ये हो गया हमारा प्रोपाइल। तो ऐसे अभी हमने समझा सैचुरेटेड को, अनसैचुरेटेड को, और सैचुरेटेड में आया एल्केन, अनसैचुरेटेड में आया एल्कीन और एल्काइन। तीनों का हमने जनरल फॉर्मूला देखा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चलो आते हैं आगे। आगे जो बात आती है वो आती है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर हो अलग अलग। जिनका फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर अलग होती है उसको हम नाम देते हैं कि भैया वो होंगे हमारे आइसोमर। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर। तो वो कार्बन कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनको हम नाम दे रहे हैं आइसोमर। ठीक है, जैसे हम ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10 और इसके हम यहाँ पे 2 आइसोमर देखेंगे। एक है नॉर्मल ब्यूटेन, 4 कार्बन लगाए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ये वाला हाइड्रोजन गलती से यहाँ पहुंच गया, ये वाला हाइड्रोजन ये हटा दो तो यहाँ लगा दो हाइड्रोजन, तो ये हो गया यहाँ ये C4H10 और ये हो गया हमारा ब्यूटेन। ऐसे ही क्या हुआ, मान लो हम ये वाला कार्बन यहाँ लगा देते हैं, चैन में लगा देते हैं 3 कार्बन, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये है आइसोब्यूटेन का। तो इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो वो कंपाउंड जिनका फॉर्मूला क्या होता है सेम और स्ट्रक्चर होती है अलग अलग, उनको हम कहते हैं आइसोमर। ऐसे ही पेंटेन की अगर मैं बात करूं तो पेंटेन के 3 आइसोमर है। एक ये पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन और ये हो गया आपका नियोपेंटेन। तो ऐसे ही ये भी इन तीनों का फॉर्मूला तो होगा सेम C5H12 C5H12 C5H12, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग है, तो ये हमारे हो जाएंगे आइसोमर। ठीक है, तो अब आगे बात आती है हमारी फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप क्या है? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो ये डिसाइड करता है कि कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप भी कई तरीके के होते हैं, जैसे फर्स्ट आता है हैलाइड जिनको हम हेलो ग्रुप कहते हैं, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, ये क्लोरीन है ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये हमारे हैलाइड है। जैसे मान लो CH3Cl, क्या होता है कोई भी जो हाइड्रोजन लगेगी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वो एक हाइड्रोजन को हटा के लगेगी। तो अभी मैंने आपको बताया था एक मीथेन होता है CH4, उस मीथेन CH4 जो मीथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया जाएगा एक हैलोजन, तो वो बन जाएगा CH3Cl। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये जो हैलाइड होते हैं ये बाद में अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे क्लोरोमीथेन या हेलो एल्केन भी हम इनको कह सकते हैं कि कोई हैलोजन लगे होना और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना, हैलोजन और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको हेलो एल्केन नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे CH3Cl है, इसको क्लोरोमीथेन, C2H5Br है, इसको हम ब्रोमो इथेन बोलेंगे। अब सेकंड वाला जो आता है वो आता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है OH, जिसके नाम में हम एंड करते हैं OL से। जैसे CH3OH एक कार्बन पे मिथेन हो जाएगा, उस मिथेन में से E हटा के OL लगा देंगे। तो अभी IUPAC की मैं बात अभी करूंगा, तो इसका अल्कोहल जिसके अंदर OH ग्रुप आया इसका मतलब वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा। ऐसे एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड को हम CHO कह सकते हैं या फिर C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ मिलेगा, C डबल बॉन्ड OH या हम कह सकते हैं CHO। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। इसका फर्स्ट मेंबर है मिथेनल HCHO जिसका फॉर्मूला है, सेकंड मेंबर है इथेनल CH3CHO जिसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है COOH। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है हमारा, वो है COOH, C डबल बॉन्ड OH हम दिखा सकते हैं। इसके जो नाम की एंडिंग होती है वो ओइक एसिड से होती है। जैसे इसका फर्स्ट मेंबर है मीथेनोइक एसिड, सेकंड मेंबर है इथेनोइक एसिड। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं जो है कीटोन। तो कीटोन जो है वो है C डबल बॉन्ड O, ये हमें बीच में लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये हमें बीच में लगा हुआ मिलेगा C डबल बॉन्ड O CO। तो हम कहेंगे ये कौन से ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है। जैसे CH3 COCH3 प्रोपेनोन
CH3CO C2H5 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब मान लो ऐसे आ जाता है, आपसे बोला जाए CH3 CH2 CH2OH, आप पहचान करिए इसके अंदर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो आप सीधा सीधा देखकर बता सकते हो कि भैया इसमें OH लगा है, इसका मतलब इसके अंदर एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ऐसा आ सकता है CH3 CH2 CHO, तो अब ये CHO है, तो ये कौन सा वाला इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा हमारा, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा एल्डिहाइड का। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो ये आ जाता है CH3COOH। अब आप ये देखते ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड देकर हमसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, एल्कोहल है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फंक्शनल ग्रुप पीछे से यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसको देखकर आप पहचान कर सकते हैं। अब हम इनके IUPAC नेम की बात कर रहे हैं कि इनका IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे। IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आनी ही आनी है पेपर में, कोई ना कोई IUPAC नेम या स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम आप कैसे लिखेंगे, तो पहले जो IUPAC नेम लिखा जाएगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास नंबर ऑफ कार्बन, किसी के पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसको मिथ लिखा जाएगा, 2 पे इथ लिखा जाएगा, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ओक्ट, 9 पे नॉन और 10 पे डेक। और 10 पे क्या लिखा जाएगा, डेक लिखा जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि नाम जो है पहले वो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्डिंग हो रही है फिर वो देखेंगे। अगर कार्बन के बीच में सभी पे सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन ग्रुप का है, बाद में आपको ANE लगा देना है। अगर डबल बॉन्ड कहीं पे आया है तो एल्कीन ग्रुप का है तो आपको क्या करना है, बाद में ENE लगा देना है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया है तो आपको एल्काइन ग्रुप मतलब YNE लगा देना है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल समझ रहे हैं, ये मान के देख लीजिए, आपसे बोला गया इसका नाम बताइए, आपसे बोला गया इसका नाम बताइए, तो आप बोलोगे इसके अंदर कितने कार्बन, 2 कार्बन से होता है इथ, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है तो बाद में लगा देना ANE, तो ये हो गया इथेन। अब ऐसे ही ये स्ट्रक्चर आ जाती है और आपसे बोला जाता है कि भैया बताइए जरा आप क्या बताओगे इसका नाम। तो आप देखोगे इसके अंदर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सीधा आप लिखोगे प्रो, सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख दोगे ANE, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आगे आ जाते हैं, आगे मान लो कुछ इस तरीके से आपको दे दिया जाए, ये ऐसे अगर हमें दिया गया है ये चीज है, तो इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन पे क्या होता है ब्यूट, और सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनी आएगी, आप पहले उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे और यहाँ से याद कर लेंगे कितने कार्बन पे क्या चीज आती है, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल है तो ENE, ट्रिपल है तो YNE आप लगा सकते हैं। तो इथेन अगर मान लो इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो इसमें कार्बन हो गए 2, तो दुगने करके 2 जोड़ना C2H6। ऐसे प्रोपेन में C3H8, ब्यूटेन में C4H10, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला हमें पता है वो होता है CnH2n+2। अब हम सेकंड वाले पे आते हैं जो एल्कीन ग्रुप है। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड CHOH। अगर मान लो इसका हमें नाम लिखना पड़े तो हम किस तरीके से नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है 2, तो 2 कार्बन पे क्या लगा दोगे इथ। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लिख देना आपको ENE लगा देना, तो ये हो गया इथीन। अब ऐसे आ जाता है, मान लीजिए ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो कितने हो गए 3 कार्बन, 3 कार्बन पे आप लिखोगे प्रो, बीच में लगा है डबल बॉन्ड तो लिख दोगे ENE।
ठीक है। अब कुछ CHH, यहाँ CHH, CH डबल बॉन्ड और H और H, तो ओवरऑल 4 कार्बन है। आप लिखोगे ब्यूट, असल यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिख दोगे ईन, तो हो गया ब्यूटीन। तो इथीन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन ग्रुप का, कि जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे, जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनेगा C2H4, इसका फॉर्मूला बनेगा C3H6, इसका फॉर्मूला बनेगा C4H8। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं एल्काइन ग्रुप की, तो एल्काइन ग्रुप के भी निकाल सकते हैं। जो एल्काइन ग्रुप है वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H इधर H, कार्बन कंप्लीट। तो 2 कार्बन पे हो गया 8, ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो YN। ऐसे यहाँ पे CHHH, C ट्रिपल बॉन्ड C और H, कितने कार्बन है यहाँ पे 3 कार्बन पे हो जाएगा प्रो, सभी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे YN। तो ये हो गया हमारा प्रोपाइन। ऐसे ही बाकी के नाम हम लिख देंगे। तो उससे आगे जो बात आती है वो आती है होमोलोगस सीरीज से। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज का मतलब है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के कंपाउंड एक असेंडिंग ऑर्डर में लगे हों, या हम कह सकते हैं वो सीरीज जिसके अंदर, वो सीरीज जिसमें सेम ग्रुप के कार्बन कंपाउंड्स लगे हुए हो CH2 डिफरेंस पर, उसको हम होमोलोगस सीरीज कह सकते हैं। तो होमोलोगस सीरीज एल्केन की भी हो सकती है, एल्कीन की भी हो सकती है, एल्काइन की भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला CH4, C2H6, C3H8, C4H10, भैया ऐसे आगे की तरफ चले गए। तो ये सारे की सारी कौन सी फैमिली है? एल्केन फैमिली है। तो एल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये लगातार हमारे कार्बन कंपाउंड है, इनके प्रॉपर्टी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। तो हम कह रहे हैं कि ये एक होमोलोगस सीरीज बनेगी। इस होमोलोगस सीरीज में 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड के बीच में कितने का डिफरेंस रहता है? CH2 का। मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग देखें तो अगर आपसे बोला जाए फंक्शन, जो हमारी ये है होमोलोगस सीरीज, उसमें मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस है? 14U का। एक कार्बन बना 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन का मास इतना 12, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये आ जाएगा आपका 14। अब जरूरी नहीं है एल्केन ग्रुप ही हो, एल्कीन ग्रुप भी हो सकता है। एल्कीन ग्रुप में C2H4, C3H6, C4H8, ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। इन दोनों के बीच में भी आप देख रहे हो कितने का डिफरेंस है? CH2 का। तो मतलब सेम ग्रुप के कंपाउंड जब लगे होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में CH2 डिफरेंस पर, तो उसको हम बोलेंगे वो है एक होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसी भी ग्रुप की हो सकती है, एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, अल्कोहल, एल्डिहाइड, किसी की भी हो, CH2 का डिफरेंस उसमें पाया जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग 14U का होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो ये हमारे कार्बन कंपाउंड्स बने, इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे 4 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड की। पहली वाली कंबशन, सेकेंड होगी ऑक्सीडेशन, थर्ड है हमारी एडिशन, फोर्थ है सब्स्टिट्यूशन। इसमें से रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। ठीक है, तो जैसे हम पहले कंबशन की बात करते हैं। कंबशन का मतलब तो आप जानते हैं बर्न होना, कि जब कोई भी कार्बन या कार्बन का कंपाउंड बर्न होता है तो क्या होगा। तो कोई भी कार्बन या कार्बन का कंपाउंड अगर बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, हीट और लाइट देगा। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड जब बर्न होगा तो पहली कंबशन वाली में हम ये बात समझे कि कार्बन को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, या कार्बन कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है। तो बर्न होने के बाद क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, हीट और लाइट बनाएगा। देखिए, कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। जैसे मैं C+O2 कार्बन को बर्न करूं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। अब ये मीथेन है, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूं तो भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। यह है इथेनॉल, इथेनॉल को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो ये कार्बन कंपाउंड बर्न होंगे, ये कार्बन कंपाउंड भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं वो एक क्लीन फ्लेम में जलते हैं, कोई भी धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट प्रदूषित नहीं करेंगे। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एक क्लीन फ्लेम में बर्न होंगे। जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो है
वो एक येलो फ्लेम में बर्न होते हैं। जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है वो किस में बर्न होंगे, येलो फ्लेम में, और उसमें से धुआं निकलेगा जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है वो भी धुआं उत्पन्न कर देते हैं। वो किस कंडीशन में धुआं उत्पन्न करेंगे, जब उनका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। तो इनकम्प्लीट कंबशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, वो भी क्लीन फ्लेम में नहीं जलते हैं। अब बात आती है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बन तो करेंगे, लेकिन सैचुरेटेड में इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है, वो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। मान लीजिए हमारे पास कोई भी सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, सैचुरेटेड फ्यूल है, लेकिन उसे बर्न होने के लिए ऑक्सीजन कम मिल पाई, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहां पे उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से वहां पे जो सैचुरेटेड है वो भी धुआं उत्पन्न करेगा, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेगा। ठीक है, अब हम सेकंड वाली रिएक्शन पे आ जाते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन का गेन होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें ये हमें क्या बात समझाना चाह रहे हैं, ये रिएक्शन हमें ये बात समझाना चाह रही है कि जैसे हमारे पास कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमारे दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, K2Cr2O7 या KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अगर इन दोनों की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइज कर देंगे अल्कोहल को और बना देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल को K2Cr2O7 के प्रेजेंस में मिला दिया तो इसने क्या बना दिया, इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, K2Cr2O7 कह दो, या फिर आप KMnO4 ले सकते हो, एल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7। इसकी प्रेजेंस में अगर इथेनॉल रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, इथेनोइक एसिड बनाएगा। तो कोई भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वहां पे उसका ऑक्सीडेशन करना है, और ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये दो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हो। अब हम आगे की केमिकल प्रॉपर्टी बात है जिसका है एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब हम जानते हैं इसमें ऐड होना है, और यहाँ पे जो एडिशन रिएक्शन है वो आपको समझा रहे हैं, वो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन का भी जो पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है जी, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो आपने समझा था कि जो सैचुरेटेड है, एल्केन है, उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और जो एल्कीन और एल्काइन होता है उसका होता है CnH2n और CnH2n-2। तो जैसे ही हम अनसैचुरेटेड की तरफ जाते हैं तो अनसैचुरेटेड के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होने लग जाते हैं। अगर उन अनसैचुरेटेड में हम हाइड्रोजन मिला दें, उन अनसैचुरेटेड में क्या करें, हम हाइड्रोजन मिला दें, तो मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना वो एडिशन रिएक्शन ही है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाना वो एडिशन रिएक्शन ही है। तो जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है, अब हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, उसे जोड़ने के लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हम जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कौन कौन से कैटलिस्ट, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो वो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन ऐड कर दी जाती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ इथीन, इथीन में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, PDPT कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बन गया, इथेन। तो जितने भी एल्कीन है, जितने भी एल्कीन है उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, PD, तो वो क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब जितने भी एल्काइन है उसमें भी हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, लेकिन उसमें आपको ऐड करना होगा 2H2, PDPTNI की प्रेजेंस में, तो बनाएगा एल्केन। तो इथीन से इथेन बन सकता है, इथाइन से इथेन बन सकता है, प्रोपीन से प्रोपेन बन सकता है, प्रोपाइन से प्रोपेन बन सकता है। कैसे, हाइड्रोजन को ऐड करके। तो इसमें हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन को जोड़कर सैचुरेटेड बनाया जा रहा है,
तो ये हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती हो वो हाइड्रोजिनेशन होती है। तो हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ये चीज हाइड्रोजिनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट टू सैचुरेटेड ऑयल एंड फैट। तो हाइड्रोजनेशन का यूज किया जाता है किसी भी अनसैचुरेटेड ऑयल या फैट को सैचुरेटेड ऑयल और फैट में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम यहाँ पे लास्ट वाली रिएक्शन देखने वाले हैं कार्बन की, जो कार्बन कंपाउंड की, जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं किसी दूसरे एटम के द्वारा। तो जब एक हाइड्रोजन को हटा के वो दूसरा एटम आ जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट। तो इस वाली रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे अगर हम एल्केन में क्लोरीन मिला देते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में, कोई भी एल्केन लिया, हमने उसमें क्लोरीन मिलाया यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो वहां से वो Cl हट जाएगा, वो Cl हटेगा नहीं, मतलब हाइड्रोजन हटेगा, उसकी ये कौन ले लेगा, Cl ले लेगा। तो देखोगे आप, ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हैलोजन। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है हमसे, इसमें भूल गया, एडिशन रिएक्शन कौन शो करते हैं। तो जितने भी अल्कीन और अल्काइन होंगे, क्वेश्चन आ सकता है वहां पे 4-5 कंपाउंड आपको दे सकता है, कह सकता है कि बताइए इनके अंदर कौन से वाले एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन एल्कीन और अल्काइन वाले शो करेंगे, एल्केन वाले शो नहीं करेंगे, क्योंकि एल्केन में हाइड्रोजन नहीं जुड़नी है, एल्कीन और अल्काइन में जुड़नी है। मैं आपसे बोलने लग जाऊं, क्या इथीन एडिशन रिएक्शन शो करेगा? बिल्कुल करेगा। इथेन नहीं करेगा। प्रोपाइन एडिशन रिएक्शन शो करेगा? करेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन को हटा दिया है किसी दूसरे एटम के द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे मैंने बोला, किसी भी एल्केन का क्लोरीनेशन करना है यूवी लाइट की प्रेजेंस में तो एल्काइल हैलाइड बनाता है। जैसे CH4 है, इसको मैंने मिला दिया Cl2 के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोजन को हटा देगा, CH3Cl प्लस HCl बनाया। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि इस हेलोजन ने एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को भी खत्म कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में कंबशन आया, फिर सेकंड ऑक्सीडेशन, थर्ड एडिशन और फोर्थ आया सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात आती है, कुछ कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, वैसे तो 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में 2 इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात की गई है। उन दो में से एक है इथेनॉल और दूसरा वाला इथेनोइक एसिड। तो हम इन दोनों के बारे में समझेंगे, इथेनॉल के बारे में और इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनॉल पहले समझना है, फिर इथेनोइक एसिड। इसकी हमें प्रॉपर्टी समझनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें रिएक्शन कंप्लीट करने से क्वेश्चन आ सकता है, इंपोर्टेंट टॉपिक है दोनों, इथेनॉल भी इथेनोइक एसिड भी। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH, जिसको हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का है, आप जानते हैं OH। तो इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। अब यहाँ पे बात आती है इसके प्रॉपर्टीज की। पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी दोनों ही देखेंगे, फिजिकल भी और केमिकल भी। इथेनॉल जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है, इसकी एक प्लीजेंट स्मेल होती है, ठीक है, और ये वाटर में सोल्यूबल होता है। इसका बहुत सारे सिरप्स वगैरह में यूज किया जाता है, जो खांसी के सिरप वगैरह होते हैं उसमें भी इथेनॉल का यूज किया जाता है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल को जब सोडियम के साथ मिलाया जाएगा, जब इथेनॉल को किसके साथ मिलाया जाएगा? सोडियम के साथ मिलाया जाएगा। तो जब इथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाते हैं तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। जैसे ये रिएक्शन है C2H5OH प्लस N आ सकती है कंप्लीट करने के लिए C2H5OH, तो ये H जो है वो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा Na, तो C2H5ON, फिर हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हो जाएगी रिमूव। ये पहली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हुई कि सोडियम के साथ मिलने के बाद क्या बनाता है? इथेनॉल को सोडियम के साथ मिलाएं तो सोडियम इथोक्साइड बनाएगा। ठीक है, आगे चल रहे हैं सेकंड पर। अगर इथेनॉल है और इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए, इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट कर दिया जाए तो वहां से वाटर रिमूव हो जाता है और क्या बन जाता है? इथीन। तो यहाँ पे H2SO4 जो है वो वाटर को रिमूव करा रहा है, इस वजह से हम बोलेंगे कि H2SO4 यहाँ पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। कि जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन करवाई, H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो ये इथीन बना और वाटर बना। तो किसी भी अल्कोहल से एल्कीन बन सकता है, कोई भी अल्कोहल हो, इथेनॉल ना, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, उन सभी अल्कोहल से एल्कीन बन सकता है अगर आप उसको H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो H2SO4 क्या करा रहा है? इसमें से वाटर रिमूव करा रहा है, और जो वाटर को रिमूव करवा दे उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसका मतलब यहाँ पर H2SO4 जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है।
अब इसके बाकी यूज की बात करते हैं, इसके यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। इथेनॉल इज यूज फॉर मेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए इसका यूज एक सोलवेंट के फॉर्म में भी किया जाता है क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल होता है। इट इज यूज फॉर मैनी मेडिसिन लाइक टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप्स और टॉनिक्स, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। तो इसके यूज, दो केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखोगे। दो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली आई सोडियम के साथ, तो सोडियम इथोक्साइड बनाएगा हाइड्रोजन गैस, और सेकंड वाली यही है कि अगर हम इसको हीट कर दें H2SO4 की प्रेजेंस में तो वाटर रिमूव करा देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। आगे आते हैं इथेनोइक एसिड पर। सेकंड, दूसरा इंपोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इथेनोइक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट स्मेल है, श्योर टेस्ट होता है और ये भी वाटर में सोल्यूबल है। अगर इथेनोइक एसिड को 5 से 8% वाटर में मिला दिया जाता है तो वो विनेगर बन जाता है। तो आपसे बोला जाए विनेगर क्या है, जब इथेनोइक एसिड को 5 से 8% वाटर में मिलाते हैं तो विनेगर बन जाता है। इथेनोइक एसिड की अगर हम रिएक्शन देख रहे हैं तो इथेनोइक एसिड जो है वो इथेनॉल के साथ अगर रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है, जिसको हम इथाइल इथेनोट कहते हैं। जो ईस्टर है वो क्या है, इथाइल इथेनोट, फॉर्मूला है CH3COO C2H5। तो भैया ये वाली रिएक्शन याद रखनी है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब है जब कोई भी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलता है एसिड की प्रेजेंस में, मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तो वो ईस्टर बनाता है। उस वाली रिएक्शन को हम ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ईस्टर की स्वीट स्मेल होती है, इसीलिए उसका यूज परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। जिसके पीछे OATE लिखा है इसका मतलब वो ईस्टर ही है। इथाइल इथेनोट हो सकता है, मिथाइल इथेनोट हो सकता है, प्रोपाइल इथेनोट, या हम कह सकते हैं इथाइल प्रोपेनोट, इथाइल ब्यूटेनोट, ये सारे के सारे हमारे क्या है, ईस्टर है, स्वीट स्मेल होती है। यहाँ पे रिएक्शन आपको ये कंप्लीट करने को आ सकती है कि CH3COOH को C2H5OH के साथ मिलाया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, तो इसमें क्या होता है कि एक का OH और एक का H, OH और H मिलके क्या बना देते हैं, वाटर, तो CH3Cu, तो ये हो गया इथेनोट, और C2H5 क्या हो गया, इथाइल, तो ये इथाइल इथेनोट है। अगर आपसे बोला जाता प्रोपाइल इथेनोट बनाओ तो तुम इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बनाते CH3COO C3H7, क्योंकि ये हो गया प्रोपाइल, ये हो गया इथेनोट। तो ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, नाम से भी पूछी जा सकती है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलता है H+ की प्रेजेंस में तो वहां पे वो ईस्टर बनाता है, उस रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद सेकंड वाली आती है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, इससे अपोजिट है। जैसे अभी हमने देखा कि ये बना ईस्टर, अगर मैं ईस्टर को ही लूं और उस ईस्टर को दोबारा से NaOH के साथ मिला दूं, ईस्टर को जब कोई भी ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो वो वापस से एक सोडियम साल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और फिर अल्कोहल दोबारा से बन जाता है। अल्कोहल से बना था ईस्टर, अब ईस्टर को हमने NaOH के साथ मिला दिया। अब ईस्टर को अगर NaOH के साथ मिला देंगे तो ईस्टर वापस से कन्वर्ट हो जाएगा एक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक अल्कोहल में। इस वाली रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसका यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए। जैसे ये इथाइल इथेनोट है CH3COO C2H5, ये क्या है, ये हमारा मान लो ये है ईस्टर, ईस्टर को NaOH के साथ मिला दिया, तो NaOH के साथ मिलाते हैं क्या होगा, ये वापस से अल्कोहल बनाएगा C2H5OH और एक सोडियम साल्ट बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये वाली रिएक्शन सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। उससे आगे की अगर हम बात करें, उससे आगे और केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये केमिकल प्रॉपर्टी भैया आगे आई कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर इथेनोइक एसिड को आप किसी बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर। जैसे रिएक्शन है, ये इथेनोइक एसिड है, इसको NaOH के साथ मिला दिया तो CH3COONA बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगर इथेनोइक एसिड को किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं तो वो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। जैसे यहाँ पे इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया तो ये साल्ट बना, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐसे ही यहाँ पर इथेनोइक एसिड को आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाया तो यहाँ पे भी साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो भैया ये केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ये बताई गई है, ये कंप्लीट करने के लिए भी इनकी रिएक्शन आ सकती है,
या नॉर्मली ऐसे ही भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रिफिकेशन क्या है, सैपोनिफिकेशन क्या है। ये दो तो आपको जरूर याद करनी है। स्ट्रिफिकेशन में ईस्टर बनता है, सैपोनिफिकेशन का यूज साबुन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा बहुत जल्दी से कंप्लीट। हमने काफी जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, आपको सही तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अगली वाली वीडियो में मिल ही जाएंगे। जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एमसीक्यू है या वेरी शॉर्ट है, इसकी एक और वीडियो डाल दी जाएगी जो एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके बाद उस वाली वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम सोप की और डिटर्जेंट की, लास्ट टॉपिक। तो हम पहले सोप की डेफिनेशन की बात करते हैं। सोप क्या है? सोप आर द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एक बहुत बड़ी चेन होती है सोडियम और पोटेशियम साल्ट एक कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसको हम सोप कहते हैं। तो सोप की डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट। सोप इज द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप का एक एग्जांपल लूं तो सोप का एग्जांपल है सोडियम एस्टिवेट, जिसका फॉर्मूला C17H35 में। अब बात आती है कि जो सोप है वो कैसे स्ट्रक्चर रखता है। अगर सोप मॉलिक्यूल की बात की जाए तो सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेल करता है। और एक दूसरा वाला होता है हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर अट्रैक्शन वाला पार्ट होता है और इम्प्योरिटी को रिपेल करता है, जो एक शॉर्ट आयन है। जो हाइड्रोकार्बन वाला है वो तो है हाइड्रोफोबिक, वाटर को रिपेल करेगा और ऑयल में सोल्यूबल होगा। जबकि जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है, जो शॉर्ट आयनिक पार्ट है वो बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जिसको हम कहेंगे कि वो वाटर को अट्रैक्ट करता है और जो इम्प्योरिटीज वगैरह है उसमें इनसोल्यूबल होता है। तो हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। भैया एक बहुत लॉन्ग चेन C17 वाली ऐसे दिखा के COONA लिख दो या COOK लिख दो। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है शॉर्ट आयनिक पार्ट, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ये वाला हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को रिपेल करेगा, ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि साबुन जो होता है वो कपड़े में से गंदगी कैसे निकाल देता है। तो ये है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। मैकेनिज्म लिखना है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का, किस तरीके से आप करोगे। व्हेन द सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। जब कोई भी साबुन जो है पानी के साथ मिलता है तो क्या करता है, वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाता है, मिसल्स। तो पहले आप अगर इसके मैकेनिज्म आता है तो सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे कि सोप जो है उसके पास दो एंड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। एक वाटर को अट्रैक्ट करता है, एक वाटर को रिपेल करता है। जैसे ही हम इम्प्योरिटी पर उसको रब करते हैं तो एक एंड तो इम्प्योरिटी के साथ बॉन्ड बनाता है, एक वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनी हुई नजर आती है, जिसको हम कहते हैं मिसल्स। इन इट मिसल्स द सोप मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रीडली सच दैट हाइड्रोकार्बन पार्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड आयनिक पार्ट टुवर्ड्स आउटसाइड। तो जैसे ही हम इम्प्योरिटी, जैसे साबुन को रब करते हैं, रब करने के बाद जो इम्प्योरिटी है उस इम्प्योरिटी से हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो हमारा है वो लॉन्ग चेन का वो बॉन्ड बनाता है। जो आयनिक पार्ट है वो वाटर से बाहर होता है। और जैसे हम कपड़े को धोते हैं तो वो इम्प्योरिटी उसके साथ एंड के साथ निकल जाती है। ये सारी प्रोसेस होती है हमारी कि सोप कैसे काम कर रहा है। तो देखिए अब हम आ जाते हैं डिटर्जेंट पर। और सोप के अंदर एक बात देखी गई कि डिटर्जेंट बाद में आया, सोप की एक लिमिटेशन देखी गई और वो कमी ये थी कि जो सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ इम्प्योरिटी कपड़े में से नहीं निकालता है। जो गंदगी है वो हार्ड वाटर के साथ सोप नहीं निकाल पाएगा, जबकि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर नॉर्मल वाटर दोनों के साथ कपड़े में से गंदगी निकाल देता है। अब सोप में और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है? अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो डिटर्जेंट जो है वो एक लॉन्ग चेन है, एक अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट, लॉन्ग चेन ऑफ अमोनियम एंड सल्फोनेट साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कह सकते हैं डिटर्जेंट आर द अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट। जो सोप है वो तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट है और ये अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट है। तो जो अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट है एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। और डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर के साथ भी इम्प्योरिटी निकाल देता है। और भैया सोप में और डिटर्जेंट में ये हुआ आपका
डिफरेंस सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है। तो कभी इसमें डिफरेंस पूछा जाए तो ये चारों पॉइंट आप सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस बता सकते हो कि सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह दीजिए या फैटी एसिड कह दीजिए, वो अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिफरेंस आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, बाकी इसके हम अब क्वेश्चन आंसर कराएंगे नेक्स्ट वाली वीडियो।